नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत बची-खुची उम्मीदें थी, उन पर भी मायावती ने पानी फेर दिया। पिछले कुछ दिनों से खास तौर से लुटियन मीडिया के जो कांग्रेस चाटुकार मीडिया कर्मी हैं, जो एजेंडाधारी हैं, वो ये एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे और विशुद्ध झूठ पर आधारित और अफवाहों पर आधारित ये चर्चा थी जिसको चलाने की कोशिशें की जा रही थी कि कांग्रेस एक बड़ा दांव खेलने जा रही है और बहन मायावती को प्रधानमंत्री पद का फेस घोषित करने जा रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब जो बिना सिर पैर की चीजें होती हैं, वो ऐसे ही दम तोड़ती हैं जैसे इस चर्चा ने बस कुछ ही दिनों में पानी के बुलबुले की तरह इसकी उम्र रही और इसने भी दम तोड़ दिया। और ये कैसे हुआ? मायावती ने जब ये देखा कि एक जाल फेंका जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और कोशिश ये है कि किसी तरीके से वो इस जाल में फंस जाएं, उलझ जाएं और इसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी, ये मायावती से बेहतर और कोई समझ नहीं सकता है और जान नहीं सकता है। उस पर भी आएँगे, लेकिन पहले मायावती के जो 2 ट्वीट आए हैं, उस पर नज़र डालते हैं कि उन्होंने कहा क्या है इन बयानों में। उन्होंने कहा है कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना, ये घोर फेक और गलत न्यूज़। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए, लोग भी सावधान रहें। और दूसरा ट्वीट उनका था कि खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। विरोधी लोग कौन? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए ये आए दिन किस्म-किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। ये 2 ट्वीट और मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में जा रही हैं। ये जो कांग्रेस के कुछ पहरवे, कुछ एजेंडाधारी विगत कुछ दिनों से अलग-अलग चैनलों पर जाकर के जिस तरह की एक आबो-हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, कि साहब मायावती को तुरुप के इक्के की तरह कांग्रेस जो है वो पीएम फेस का उम्मीदवार घोषित कर सकती है। एक तो जो थोड़ा-सा भी राजनीतिक समझ रखते हैं, अतीत की घटनाओं से अवगत हैं और जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं, उनका भी जिनको थोड़ा बहुत भान है, अनुभव है, उनको अच्छे तरीके से पता है कि मायावती किसी भी सूरत में कोई ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगी, जिससे जो उन्होंने काशीराम के समय से ही एक बेस तैयार किया है, वो किसी और की तरफ जो है शिफ्ट हो जाए। और ये जो दलित हैं, दलितों में भी एक समुदाय है जो बिल्कुल मायावती के साथ ही है, काशीराम के साथ ही था, वो कभी फिर अलग नहीं हुआ और वो कुल मिलाकर के 12 से 14% के आसपास अभी भी उनके साथ बना हुआ है। यानी मरी-गिरी हालत में भी अभी विधानसभा चुनाव में वो बिल्कुल लगभग न्यूनतम स्तर पर ही आ गई, इतना तो कभी भी नहीं रहा।
और पिछले लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और चौधरी अजीत सिंह की पार्टी के साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, तो उनके 10 सांसद चुन कर के आ गए थे। पर 2014 में उनका खाता भी नहीं खुला था लोकसभा में। अब स्थिति ये है कि मायावती को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनको अकेले लड़कर के ही अपना बेस बनाए रखना है और आगे की तैयारी शुरू करनी है। यानी उनको लोकसभा चुनाव को लेकर के किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। जैसे कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को और दूसरे दलों को भी कोई गलतफहमी नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश में भी 80 में से अधिकांश सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही झोली में पड़ने वाली हैं। वरना क्या वजह है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो तोड़ो न्याय यात्रा पर लगे हुए हैं। ये कोई मतलब सीरियसनेस दिखाई ही नहीं दे रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल अपनी रणनीतियां बनाने में लगे हैं, अपने प्रत्याशी तय करने में लगे हुए हैं, मेरिट तय कर रहे हैं, मुद्दे क्या होंगे ये तय कर रहे हैं। राहुल गांधी वही अडानी और अंबानी और बेरोजगारी और ओबीसी, उन्हीं मतलब चक्करों में पड़े हुए हैं, उससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। लेकिन वेणुगोपाल जो उनके करीबी भी हैं और संगठन महासचिव हैं आजकल कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने जो बात कही है वो हमें ये सोचने के लिए बाध्य कर देती है कि कांग्रेस का नेतृत्व भी ये मान चुका है, स्वीकार कर चुका है कि 2024 में तो नरेंद्र मोदी ही आ रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि साहब कांग्रेस का कुल मिलाकर के प्रयास ये है कि मोदी की सीटें कम की जाएं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम की जाएं। अब कांग्रेस को परेशानी इस चीज की है कि साहब इस बार इन्होंने 370 का टारगेट तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही तय कर दिया है और 400 प्लस जो है ये एनडीए की बात कर रहे हैं। अच्छा, एनडीए के घटक दलों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। अभी टीडीपी जो है वो शामिल हो गई, इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल शामिल हुआ था। उधर नवीन पटनायक की बीजेडी की भी चर्चा है कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं और अकाली दल के साथ भी चर्चा चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार वापस आ ही चुके हैं इनके साथ। तो कांग्रेस में इस चीज को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, पर वो चाहते हैं कि सीटें कम की जाए। और यही जो लुटियन मीडिया के लोग हैं, ये भी यही चाहते हैं कि 272 से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, ताकि अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ जाए, तो नरेंद्र मोदी के बजाय कोई और चेहरा आ जाए। क्योंकि इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी रहेंगे तो ये कभी पनप नहीं पाएंगे। अब आप इनकी सोच देखिए कि इनके लिए राष्ट्र ही तो ऊपर है, या अपना दल या अपने स्वार्थ ऊपर है। बहरहाल उस हम बहस में नहीं पड़ना चाहते। बात हम कर रहे थे मायावती की। मायावती ने ये ट्वीट क्यों किए, ये बयान क्यों दिए? क्योंकि उनको लेकर के तरह-तरह की चीजें मीडिया में चलाई जा रही थी। एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी एक मतदाताओं के बड़े वर्ग में जो मायावती को सपोर्ट करता है और पसंद करता है। ये 2018 की बात है। 2018 में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था कर्नाटक विधानसभा में। कांग्रेस चुनाव हार गई थी। उसकी करीब 80 सीटें आई थी। जो दूसरा दल था जनता दल एस, एचडी देवगढ़ और कुमार स्वामी वाला, उसको 37 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 108 सीटें मिली थी। वहां सरकार बनाने के लिए 115-16 सीटें चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के साथ और कोई था नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता सीधे बेंगलुरु और बेंगलुरु में जाकर के उन्होंने कुमार परिवार को, एचडी देवगौड़ा परिवार को मना लिया कि शपथ ग्रहण कर लीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ और कैसे बाप बेटा देवगौड़ा साहब भी और कुमार स्वामी भी कैमरों पर रोए कि हम कहने को ही हम हमारा मुख्यमंत्री है, पर सब कुछ कांग्रेस की मर्जी से चल रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें तो क्लर्क बना के छोड़ दिया गया है। लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में उस समय का जो पूरा मोदी विरोधी विपक्ष था, वो बेंगलुरु में इकट्ठा हुआ और वहां पर सबने ऊपर हाथ करके फोटो वोटो भी खिंचवाए। आप देख रहे होंगे शरद पवार, सोनिया गांधी, मायावती, उस समय अजीत सिंह भी थे, फिर राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, एचडी कुमारस्वामी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और पीछे की तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और कई दूसरे नेता भी आपको दिखाई दे जाएंगे। वहां पर एक और सीन ऐसा था जिसने लोगों का ध्यान खींचा था अपनी तरफ, और वो था ये कि सोनिया गांधी जो है वो मायावती से घुट-घुट करके जो है वो बातचीत कर रही थी। और एक सीन तो गजब का था जब सोनिया गांधी ने मायावती के पास जाकर के उनके माथे से अपना माथा लगा दिया था और अ, अगर मैं इसको शब्द कहूँ तो जैसे वो मायावती को किसी भी तरीके से पटा लेना चाहती थी और अपनी आत्मीयता शो करने की कोशिश कर रही थी उनके सामने। और फिर कैमरों के सामने माँ-बेटा यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मायावती की जफ्फियाँ सी डाल कर के जो है उनके साथ फोटो खिंचवाया। और ज़रा चेहरे के भाव देखिए राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के, कि इनके चेहरे के भाव क्या थे उस समय। ये कांग्रेस की मजबूरी क्यों है कि वो मायावती को अपने साथ रखना ही चाहते हैं। जब ये इंडी अलायंस बना, उस समय प्रयास किए गए कि पटना, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जो 4 बैठकें हुई थी, कहीं तो मायावती आ जाएँ, लेकिन वो नहीं आई। वो इनके साथ खड़े हुए भी नहीं दिखना चाहती थी। इसके बाद जब सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएँ शुरू हुई, तो पर्दे के पीछे से वैसे तो समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही थी और उसमें भी आपको ध्यान होगा एक दिन ऐसा हुआ था जब बैठक तय थी, समाजवादी पार्टी के नेता दिल्ली पहुंच गए थे कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के लिए। वहां जाकर के उनको पता लगा कि मीटिंग कैंसिल कर दी गई है और इस पर जो अखिलेश यादव थे वो भड़क गए थे और कांग्रेस धोखा देने का गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया था। ये धोखा देने की बात कहाँ से आ गई? मीटिंग कैंसल हो गई, वो फिर हो सकती थी 2-4 दिन बाद। लेकिन इतना बड़ा अविश्वास किस लिए? क्योंकि उनको ये जानकारी मिल गई थी कि पर्दे के पीछे से मायावती के साथ भी कांग्रेस की चर्चा चल रही है और उनको साथ लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जिसको अखिलेश बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। क्योंकि 2019 का जो इनका गठबंधन था, इनकी वापसी जो हुई थी, यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ा था 2019 में। तो वो अनुभव इनका कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसमें समाजवादी पार्टी को तो फायदा मिला कि साहब उनको 10 सीटें मिल गई लोकसभा की। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, तो समाजवादी पार्टी को तो जितनी 2014 में मिली थी, उतनी ही 2019 में मिली। 5 ही सीट मिली, उसमें एक भी नहीं बढ़ पाई। और बाद में जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो मायावती ने
इतनी कम सीटें आने का ठीकरा भी एक तरीके से अखिलेश यादव के सिर पर फोड़ दिया, समाजवादी पार्टी के सिर पर फोड़ दिया। तो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि मायावती इस इंडी अलायंस में हों, और कुछ और लोग भी नहीं चाहते थे, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, क्योंकि पंजाब में अगर दलित इनके साथ आए हैं, अरविंद केजरीवाल के जितनी भी संख्या में आए हैं, या दिल्ली में जो पहले 5-6% के आसपास बीएसपी का वोट शेयर हुआ करता था, वो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ गया है, तो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि इंडिया अलायंस में मायावती को भी शामिल किया जाए और फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए दिल्ली के भी और पंजाब के भी दलितों में, और वो वापस बीएसपी की तरफ ना चले जाएं। ये राजनीति की ऐसी उधेड़-बुन है, ऐसा जाल है, जिसमें लगभग कई दल जो हैं वो फंसे हुए हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि कांग्रेस की कमजोरी ये है कि जो कभी 3 वोट बैंक उसके साथ मजबूती के साथ खड़े थे, वो तीनों फिसल चुके हैं। इस 2024 के चुनाव में इनमें से एक वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी मुस्लिम। बाकी दलित भी उसके हाथ से निकल चुके, और ब्राह्मण भी उसके हाथ से निकल चुके। वो तो तभी निकल गए थे जब राष्ट्रीय फलक पर अटल बिहारी वाजपेयी का उदय हो रहा था और वो प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार बन करके उभरे थे 90 के दशक में। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी में जब-जब हारी है, जब-जब कमज़ोर पड़ी है, उसकी बड़ी वजह बहुजन समाज पार्टी बनी है। और ये लोग मायावती को इसलिए साथ चाहते थे कि अगर वो आ जाएँ, तो रायबरेली और अमेठी में जो खतरा पैदा हो गया है हार का, और राहुल गांधी तो 2019 में हार भी गए थे। इस बार सोनिया गांधी भी रायबरेली से खिसक ली, वो राज्यसभा में चली गई। तो ये जो कांग्रेस की पहली सूची आई है 39 की, जिसमें से 15 तो अकेले केरल के ही हैं, और कुछ छत्तीसगढ़ के हैं, और कुछ बाकी के दक्षिण राज्यों के हैं, और उत्तर प्रदेश को भी इस पेयर रखा गया है। रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी, ये चर्चाएं तो हैं सोनिया गांधी के हटने के बाद से, लेकिन इस 39 की सूची में प्रियंका गांधी वाड्रा का नहीं होना कई चर्चाओं को जन्म दे गया, और वो चर्चाएं अपनी जगह ठीक भी हैं। परंतु नाम इसलिए भी नहीं है कि मायावती के इशारे का या मायावती के फैसले का इंतजार किया जा रहा था, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था कि वो आती हैं, नहीं आती हैं, क्या तटस्थ रहती हैं, या कांग्रेस के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर है भी कि नहीं है। और मायावती के इन 2 ट्वीट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस को लेकर के या समाजवादी पार्टी को लेकर के या इंडिया अलायंस के बाकी घटक दलों को लेकर के उनके मन में कतई कोई गलतफहमी भी नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है। और मायावती के इस स्टैंड के बाद, इस क्लियरिफिकेशन के बाद, अब मैं लगभग श्योर हूं कि ना तो अब राहुल गांधी अमेठी आएंगे लड़ने के लिए, और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। अगर वो लड़ने का फैसला करती हैं या गांधी नेहरू परिवार उनको वहां से लड़ाने का फैसला करता है, तो मुझे लगता है ये बहुत हिम्मत की बात होगी, क्योंकि वहां जो जमीन पर हकीकत है, इस समय स्थितियां परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल इनके अनुकूल नहीं है। मायावती आ जाती, समाजवादी पार्टी का भी उनको सपोर्ट मिल जाता, और डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी फाइट होती, तो थोड़ी बहुत उम्मीद बची रहती। लेकिन मायावती भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी एक इंटरव्यू में मजाक-मजाक में ये कह चुके हैं कि
कांग्रेस की विदाई करनी थी, इसलिए मैं आखिरी समय पर उस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ, जब वो उत्तर प्रदेश से जा रहे थे या निकल रहे थे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस को बहुत आशंकित कर रही हैं और मायावती ने तो बड़ा झटका दिया। वो एक ऐड आता था कि ज़ोर का झटका धीरे से, तो उन्होंने धीरे से बस 2 ट्वीट करके उस लुटियन मीडिया को भी, इकोसिस्टम को भी, कांग्रेस को भी, जो पर्दे के पीछे से एक चर्चा चलवा रही थी, एक अफ़वाह उड़ा रही थी, दोनों को ही बड़ा झटका दे दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।